नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। चलिए, आज का सेट आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, है ना। ईश्वर चंद्र यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का सेट आपको थोड़ा डिफरेंट इसीलिए लगा होगा क्योंकि इससे पहले जो हम सेट प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आप 10 क्वेश्चंस लिटरेचर के देखते थे, है ना। आज हमने ग्रामर के वेटेज को और वोकैब के वेटेज को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया है और लिटरेचर के क्वेश्चन को थोड़ा कम रखा है ना। मंडे टू फ्राइडे जो आप सेट प्रैक्टिस करोगे उसमें 2 या 3 सेट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ग्रामर का वेटेज ज्यादा होगा, 2 सेट्स, है ना, और लिटरेचर का थोड़ा कम होगा, और 3 सेट्स ऐसे मिलेंगे जहां लिटरेचर के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, बिकॉज हर एक पार्ट को कवर करना है। यहां आज के सेट में आपको क्लोज टेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है ना। तो हर एक एरिया को कवर करना होता है और 40 क्वेश्चंस में ही करना है, तो अलग अलग दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए, इसीलिए आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। आइए, पहला क्वेश्चन यहां पर लिटरेचर लिख दिया है आपका, ये ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करना है। माई ग्रैंडफादर ऑन्स 50 acre ऑफ वेटलैंड मोर देन वन ऑफ द एबव। माई ग्रैंडफादर ऑन, अब यहां पे OWN ऑन है। अब आइए समझते हैं, ये जो आपका ये क्या हो गया, फंस जाता है कभी कभी भैया। हाँ, आइए, तो ये जो आपका यहां पे OWN ऑन वर्ड आया, इस वर्ड, ये वर्ड आपका वर्ब भी होता है और ये वर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है। जब एडजेक्टिव होगा तो किसी ना किसी नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, और जब वर्ब होगा तो क्या होगा देखिए, और इसी वर्ब से आपका नाउन बन के तैयार हो जाता है। आपने जरूर सुना होगा ऑनर, यानी कि मालिक, और वर्ब के लास्ट में ER लगा रहे वर्ड आपका हो जाता है नाउन, और नाउन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन। कई बार आपको बता चुके हैं, ऑनर, मालिक, ऑन से आया है। ऑन जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे मैंने बोला, दिस इज माय ऑन कार, यह मेरी अपनी कार है ना। तो ऑन ने यहां पे कार को क्वालिफाई किया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो आपका यहां पर ये ऑन क्या है, माय ग्रैंडफादर, ये सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा B5 यानी वर्ब। 50 acre ऑफ वेटलैंड, वेट का मतलब ऐसी मिट्टी है जो थोड़ी बहुत गीली रहती है, और यहां पर 50 की बात कर रहे हैं तो एकड़ से काम नहीं चलेगा। एकड़ आपका होता है यूनिट, डेफिनिट यूनिट, और डेफिनिट यूनिट अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को करेगा चेंज। तो यहां पे एकड़ नहीं एकर्स होना चाहिए। 50 की बात की गई है, करेक्ट आंसर B फॉर बॉम्बे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब कर देंगे, अपना परेशान नहीं होना है ना, सब कर देंगे, डोंट वरी। सुषमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बहुत दिनों के बाद आप YouTube पे दिखे हो। नंबर 2 क्या है आपका, आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फॉरगिविंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ की बात यहां पे कर रहे हैं। आ जाओ यहां पे, आर हिस्ट्री कैन बी, कैन आपका मॉडल है, मॉडल के बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो गया। एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना, यानी कोई भी चीज डेवलपमेंट की ओर है। डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, डायलेक्ट करना, है ना, जो आपका लोकल है, जो आपकी चीजें हैं। इन विच देयर हैव बीन, हैव जो आपका होता है नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, और यहां पर ए की बात कर रहे हैं, पेनस्टेकिंग, ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे, फॉरगिविंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ। अब ए की बात अगर आप कर रहे हैं तो ए का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर सेंस हो जाएगा, तो आप यहां पे देयर के साथ हैव नहीं लगा सकते, यहां पे आपको देयर के अकॉर्डिंग हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए का इस्तेमाल है सिंगुलर नाउन। अब देखिए कैसे, देयर आपका होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आपने बोला देयर इज अ बॉय, और यहीं पे अगर स्टेटमेंट को ऐसे कर दिया जाए, देयर आर 5, अब बॉय का हमने क्या कर दिया, बॉयज कर दिया। अब ध्यान से देखोगे, बॉयज का मामला है तो यहां पे आर है, और बॉय है तो यहां पे इज है। तो जब भी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाएगा, और सेंटेंस में आने वाला वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं होता, उस सेंटेंस के ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। 50 तक ही मेरे पास, ओके कोई बात नहीं। तो देयर इज, देयर आर, बॉय और बॉयज के अकॉर्डिंग। यहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं, हैज, बिकॉज हैज नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, और यहां पर ऑफ पेनिस्टेकिंग यानी कि सिंगुलर नाउन की ओर जा रहा वर्ब सिंगुलर। करेक्ट आंसर बी फॉर
बॉम्बे। वैसे आपको हर एक सेट में एक ही क्वेश्चन दिखता है ग्रामेटिकल एरर का, आज आपको 2 क्वेश्चंस दिखे। आइए, फिल इन द ब्लैंक का मामला, ही डैश इन इंडिया। ही लिव की बात नहीं करोगे क्योंकि लिव जो आपका है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और नंबर के अकॉर्डिंग हो जाता है ये आपका प्लूरल। लिव्स की बात करेंगे तो ये वर्ब का 5th फॉर्म है और नंबर के अकॉर्डिंग ये होता है आपका सिंगुलर। और V1 हो या V5 हो, इसका इस्तेमाल हो जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, यानी वो इंडिया में रहता है। और इज लिविंग की बात करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग इज आएगा और इज MR वॉज वर के बाद V1 प्लस ING, और ये बतलाता है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी को, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी को बताने की बात करेगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होना चाहिए वो आपका ये भी हो सकता है कि वो इंडिया में रहता है या वह इंडिया में अभी रह रहा है, हो सकता है इसके बाद कहीं और चला जाए। तो बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर इस क्वेश्चन में डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली, है ना। कुंदन यादव जी प्रणाम। चलो नेक्स्ट। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं आप लोग सेशन को लाइक कर दें, बोलना पड़ता है डेली, गलत बात। आस्था कुमारी गुड मॉर्निंग जी, है ना। बिना बोले आप लोग सेशन को लाइक कर दिया करें क्योंकि आपका जो लाइक है ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। सी भी होगा और बी भी होगा, इसीलिए हमारा आंसर यहां डी भी होगा। क्लियर है ना, ध्यान रहे। आपने पहले ही कर दिया, थैंक यू वेरी मच। आइए नंबर 4 की बात करते हैं। आफ्टर डैश स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर। आफ्टर डैश, सबसे पहले यहां देखिए आफ्टर है, फिनिश्ड है, फिनिशिंग है, हैड फिनिश्ड है। आफ्टर वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा? प्रेपोजिशन। आफ्टर क्या होता है आपका? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेपोजिशन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वह हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये बनता कौन है? ये या तो नाउन बनेगा या फिर आपका प्रोनाउन बनेगा। आप यहां पे फिनिश्ड है, फिनिशिंग है, हैड फिनिश्ड है, यानी जिस भी वर्ड को देख रहे हैं वर्ब के फॉर्मेट पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए यहां पे V1 प्लस ING या 2 प्लस V1, ये कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे, यानी ये कई बार सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। और जब V1 प्लस ING सेंटेंस में नाउन जैसा काम करता है तो ये हमारा व्हाट का जवाब देगा। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग इज माई पैशन, एंड द अदर सेंटेंस इज आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब ध्यान से आप देखिए, टीचिंग इज माई पैशन है और यहां पर आप टीचिंग लिखे हो, इसका जवाब किससे मिलेगा? व्हाट से मिलेगा। व्हाट इज माई पैशन? टीचिंग इज माई पैशन। अदर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये इज आपका है वर्ब। वर्ब से पहले सेंटेंस में आता कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा कौन? तो नाउन। यहां भी आई एम टीचिंग लिखा हुआ है और यहां अगर टीचिंग का जवाब ढूंढिएगा तो आई एम व्हाट से जवाब नहीं मिलेगा। आई एम व्हाट, क्या हूं मैं? टीचिंग हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई एम डूइंग व्हाट, क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो अगर व्हाट से V1 प्लस ING अगर व्हाट का जवाब देगा तो ये हमारा नाउन है, और V1 प्लस ING अगर डूइंग व्हाट का जवाब देगा तो ये हमारा कहलाएगा वर्ब। यानी V1 प्लस ING भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। अब आ जाओ यहां पे। आफ्टर हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद चाहिए अपन को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन या प्रोनाउन। हर एक वर्ड वर्ब के फॉर्मेट पे है तो वर्ब से हमें बनाना पड़ेगा नाउन, V1 प्लस ING या 2 प्लस V1। और प्रेपोजिशन के बाद हमें चाहिए जिरंड, और जब V1 प्लस ING सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे हम बोलते हैं जिरंड, और इसे हम पढ़ते हैं एडवांस वर्ब में। आइए तो क्या होगा आंसर? आफ्टर डैश। फिनिश तो हो नहीं सकता, नहीं है। आफ्टर हैड फिनिश्ड नहीं, आफ्टर फिनिशिंग, और फिनिशिंग यहां पर नाउन के फॉर्मेट पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, जिरंड के तौर पे। करेक्ट आंसर बी, V4 बॉम्बे आपका आंसर हो गया। सी नहीं, बी होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी नैरेशन का मामला है और आज आपको नैरेशन के क्वेश्चंस 2 दिखेंगे, 2 दिखेंगे। आइए, My grandfather said to us we should study and get a good division in the examination. ये क्वेश्चन आपसे यहां पे बोला गया है। My grandfather बोल रहा हूं, my father है। Said to us we should study। अब यहां देखो, my father said us, said का इस्तेमाल जब भी होता है ध्यान रखना है आपको, जब भी आप said का इस्तेमाल करोगे तो said के साथ to होना चाहिए,
और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसी सेड के प्लेस पे अगर आप टोल्ड का इस्तेमाल कर देंगे, टोल्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में, यानी सेड के बाद प्रेपोजिशन देन ऑब्जेक्ट, टोल्ड आपका डायरेक्ट लेगा क्या, ऑब्जेक्ट। आओ यहां पे माय फादर सेड अस नहीं हो सकता क्योंकि प्रेपोजिशन गायब है। माय फादर टोल्ड अस, ठीक है, दैट वी शुड स्टडीड। अब यहां पर शुड मॉडल हो गया और मॉडल के बाद आपने क्या लगा रखा, स्टडीड यानी वी थर्ड। जबकि कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गया। सी में माय फादर टोल्ड अस दैट वी शुड स्टडी एंड गेट, है ना, गेट में भी वन गुड डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। क्लियर है मामला। चलिए, जहां भी डाउट होगा सवाल करना है। नंबर 6 ये क्या है, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। बोला अगर तुम शांत नहीं रहे तो गोली मार देंगे तुमको। ही सेड टू, अब ही सेड की बात कर रही है, V2 का मामला है और V2 का मामला है तो पास्ट में चला गया। रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर लिखेंगे डोंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और उसके बाद सेल की बात करेंगे, फ्यूचर का मामला है। अब V2 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, डू का डिड होना चाहिए और सेल का या तो शुड होगा नहीं तो वुड होगा। अब आ जाओ चेक करते हैं आंसर। ऑप्शन, ही वांट हर टू शूट इफ शी डिडंट कीप क्वाइट कामली। अब देखिए आपने यहां पर इफ लगाया, लेकिन ये सिंपल स्ट्रक्चर है और सिंपल स्ट्रक्चर में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू से काम नहीं चलेगा। बी में ही सेड कामली दैट आई सेल, भैया सेल के टेंस को करना पड़ेगा चेंज, बिकॉज यहां सेड है यानी V2 है और आपने सेल को एज इट इज रखा है, नहीं चलेगा। सी में ही वांट हर कामली दैट, ही सेल का शुड नहीं तो वुड, शूट हर इफ, और डू का क्या कर दिया, डिडंट कीप क्वाइट। करेक्ट आंसर क्या, सी फॉर कैनेडा आपका आंसर माना गया। सर ये सारा सेट कैसे मिलेगा, ये मिल जाएगा जैसे पहले मिलता था, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, है ना, उस ऐप पे जाइए, टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में जाइए, वहां आपको टेस्ट मिल जाएगा। मॉर्निंग में 8 to 8:30 अपना टेस्ट होता है। नंबर 7 में देखो, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब यहां पर इसका पैसिव चेंज करना है, डू यू अंडरस्टैंड। अब डू की बात कर रहे, डू कहां लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की बात करेंगे तो भैया इज चाहिए, एम चाहिए, आर चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बट ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट पे है तो हमारा पैसिव भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही आएगा। व्हाट आई मीन इज दैट अंडरस्टूड बाय यू, ये कहां से आपको इंटेरोगेटिव लग रहा है। इंटेरोगेटिव होने के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या जो भी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या अगर WH वर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं सेंटेंस के इनिशियल में तो WH वर्ड के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए आपको सब्जेक्ट, फिर चाहिए आपको मेन वर्ब और फिर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तब जाके बनता है ना। आइए नेक्स्ट, वॉच। वॉच क्यों होगा, क्योंकि डू का इस्तेमाल है तो वॉच भी नहीं होना चाहिए। इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड, और इज के साथ यहां पे अंडरस्टूड वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बाय यू। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर करें। नंबर 8 की बात कर लें, होम डज ही लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, वैसे ये पैसिव है बता दूंगा। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, सर्च करना यानी ढूंढना। होम डज ही लुक फॉर। अब यहां पर डज की बात कर रहे हैं, डज का मतलब क्या होता है, V5, और V5 बोलने का मतलब कौन सा टेंस, V5 बोलने का मतलब हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में जाना है बिकॉज ये एक्टिव में है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा बंधु, इज, एम, आर और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब आ जाओ, होम ये आपका क्या होता है, अगर आप होम की बात कर रहे हैं तो ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, और अगर आप हु की बात करेंगे तो हु होगा आपका सब्जेक्टिव केस। होम हिज लुक्ड बिल्कुल नहीं, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। हु इज लुक्ड आफ्टर फॉर हिम, लुक आफ्टर कहीं पे आया है भैया, लुक आफ्टर फॉर कुछ नहीं होता। एक होता है लुक फॉर जिसका मीनिंग होता है सर्च करना, और एक होता है आपका लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ये आपको ध्यान में रखना है, लुक आफ्टर फॉर नहीं। अब यहां पे आ जाओ,
हु इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। करेक्ट आंसर जो हो गया आपका वो हो गया सी फॉर कनाडा। सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वैसे नवीन सर जो बताए हैं उसे आप देख लें, और भी टीचर्स का नाम आप बता रहे हैं यहां पे, उनका भी आप देख लीजिए। आगे जो होना होगा उस समय ही डिसाइड करेगा क्या होता है। ठीक है, आओ सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज डिलीजेंट। अब डिलीजेंट वर्ड आया है, ईएनटी लगा हुआ है। अब ईएनटी किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपका होता है बिल्कुल एडजेक्टिव के तौर पे। और डिलीजेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? डिलीजेंट वर्ड अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग होता है आपको हार्ड वर्किंग, जब कोई इंसान बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग बोलते, या इसी को बोला जाएगा इंडस्ट्रियस। क्या बोला जाएगा? इंडस्ट्रियस बोला जाएगा। इसी को बोला जाता है एसिडुअस, जो इंसान बहुत मेहनती है, एसिडुअस। सेड्यूलस, सेड्यूलस। स्टूडियस, जो बहुत ही पढ़ा लिखा पढ़ाकू टाइप का इंसान हो, और स्टूडियस को कई बार हम बुक वॉर्म बोल देते हैं, जो किताबी कीड़ा होता है। ध्यान आपको रखना है, मेहनती इंसान डिलीजेंट का मीनिंग होगा। फुल का मतलब क्या होता है? जो बेवकूफ टाइप का इंसान है ना, जिसके पास नॉनसेंस, जिसके पास अपना कोई सेंस नहीं है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है इनसेन। अब इनसेन वर्ड को समझिए। इनसेन क्या होता है? इन किसी भी वर्ड के पहले आएगा प्रीफिक्स के तौर पे, इसका मीनिंग होगा नॉट। और सेन का मतलब होता है वाइज होना, यानी बुद्धिमान होना। नॉट वाइज यानी बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बेवकूफ है, उस सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, लेकिन आप बोलेंगे अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। अब अनइंटेलिजेंट का क्या मतलब? अन किसी भी वर्ड के पहले आए होता है नॉट, और इंटेलिजेंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप, सॉरी, प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, वाइज, बुद्धिमान। नॉट प्रूडेंट यानी समझदार नहीं है, इसके लिए आप एक वर्ड और बना सकते हैं नॉट प्रूडेंट करके, इम्प्रूडेंट, जो समझदार नहीं हो, जो बेवकूफ हो, जो मूर्ख हो। अब इम्प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इम का मीनिंग होता है नॉट, जैसे आप बोलते हैं परफेक्ट, फिर आपने बोला इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, और प्रूडेंट मतलब समझदार, तो नॉट समझदार। इतने सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ सबसे अच्छा निधि मैम एंड ऐश्वर्या मैम की सही रहती है। पिछले बार भी उनकी ही कट ऑफ सही थी, यकीन नहीं तो आप खुद चेक, मेरे पास टाइम नहीं है चेक करने का, है ना, पढ़ाना है, कर लीजिए जाके नवीन सर की इंग्लिश की कट ऑफ। अरे बेसलेस है या बेसफुल है, अगर अच्छा लगता है, जहां अच्छा लगता है वहां पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको कोई बुलाया है यहाँ पे? इनविटेशन कार्ड भेजे थे, है ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ आओ ही पढ़ो ही। भाई हमारा काम है पढ़ाना, जो बच्चे आते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, आपको जहां अच्छा लगता है बिल्कुल आप पढ़िए। और आप जिनका नाम ले, निधि मैम का बिल्कुल अच्छा पढ़ाती हैं, ऐश्वर्यापुरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे भी मालूम है, मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि सीखना होता है। तो जहां अच्छा लगता है वहां जाके पढ़ो, और यहाँ पढ़ाई की बात कर लो, क्योंकि आप बार बार कमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं है? और आपका कोई भी राइट नहीं बनता आप यहाँ पे आके कुछ भी लिखेंगे, है ना, कोई भी राइट आपका नहीं बनता है मनीष जी, इस बात का ध्यान रखिए, डेकोरम को मेंटेन करना सीखिए। और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं ना बेसलेस, जितनी आपकी उम्र होगी या जो भी आपका उम्र रहा होगा, उतने दिनों से वो इस फील्ड में है और रन कर रहे हैं, पिछले 24-25 साल से है नवीन सर, है ना। चलिए, तो मैं आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि डेकोरम मेंटेन करो, कुछ भी मत बोल दिया करो। आइए, तो ये आपका यहां पर फुल का सिनोनिमस वर्ड हो गया। अनहैप्पी वर्ड की बात करेंगे। अन का मीनिंग क्या होता है? अन का मीनिंग होता है नॉट, और हैप्पी का मीनिंग होता है खुश होना। तो अनहैप्पी यानी खुश नहीं है वो जो इंसान, और जो इंसान खुश नहीं होगा उसका मीनिंग हो जाता है डिससैटिस्फाइड। डिससैटिस्फाइड की बात करेंगे तो डिस का मीनिंग क्या होता है? डिस का मीनिंग होता है नॉट, और सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना, यानी वो संतुष्ट नहीं है। और डिससैटिस्फाइड के लिए एक वर्ड और आता है आपका डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड, और डिसग्रंटल्ड की बात करेंगे तो ग्रंटल्ड अपने आप में एक वर्ड है, और डिस का मीनिंग आप नॉट पढ़े, और ग्रंटल्ड वर्ड का मीनिंग होता है सेटिस्फाइड होना, यानी कि संतुष्ट होना। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो वह अनहैप्पी होगा। और डी में सी में आपका आया है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के लिए इतने सारे वर्ड्स, और डिलीजेंट का सिनोनिमस, करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा, ध्यान रखना है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 10 की बात करना है। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट वर्ड है, और प्रीडोमिनेंट वर्ड की बात करेंगे तो प्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्री का मीनिंग होता है बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर होता है। और डोमिनेंट वर्ड आया है एएनटी वर्ड के लास्ट में है, तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा।
और डोमिनेंट वर्ड की बात करेंगे तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज को क्या करे, लीड करे, किसी भी चीज को कंट्रोल करे। और कंट्रोल करना प्री डोमिनेंट यानी पहले से बना हुआ है, यानी वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के लिए एक वर्ड और पढ़ लीजिए, सिग्निफिकेंट है। एक वर्ड और पढ़िए क्योंकि इस टाइप के वर्ड्स एग्जाम में देखने सुनने को मिल जाते हैं। प्रोमिनेंट है। एक वर्ड और पढ़ लें आप, वाइटल, और एक वर्ड और प्लीज पढ़ लीजिए, पिवटल। सब का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण होना। आइए, लवेबल, एबीएल किसी भी वर्ड का सफिक्स होगा, वर्ड आपका हो जाता है एडजेक्टिव। लवेबल की बात करेंगे तो लवेबल का मतलब होता है प्यारा, और प्यारे के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, DEAR, डियर। डियर का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। डियर का मीनिंग एक्सपेंसिव भी निकलता है, महंगा भी निकलता है। लवेबल बोलिए प्यारा, प्यारा के सेंस में। एडोरेबल वर्ड थोड़ा डिफरेंट सेंस में आ जाएगा, बट एडोरेबल बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। और एडोरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज की इबादत करना, यानी जो पूजनीय है उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, जो वोकैब का बैच है, वोकैब का फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाते हैं योगी जी, है ना। यानी वो वोकैब का बैच 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। और जो लिटरेचर का बैच है, धाकर बैच, वो बिल्कुल वो लिटरेचर का फाउंडेशन है। वहां पे लिटरेचर की बात करेंगे 0 से एडवांस लेवल तक। किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पहले थ्योरी देन प्रैक्टिस। आइए यहां नेक्स्ट, लवेबल इंपॉर्टेंट आप समझ गए, जो महत्वपूर्ण है, इतने सारे वर्ड्स बताया। और वेग, VAGUE, वेग वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, यानी जो अस्पष्ट नहीं है। समथिंग दैट इज, ये सब वर्ड तो आपके माइंड में लॉक हो जाना चाहिए, इतनी बार बता चुका हूं। वेग वर्ड का मीनिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। अब इसका कंफ्यूजिंग वर्ड ढूंढ लीजिए, सॉरी सिनोनिमस। एक वर्ड तो होता है एम्बिग्यूअस, कई बार पढ़ा रखा है। एक वर्ड होता है आपका एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट। एक और वर्ड पढ़िए कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE। और एक वर्ड आपका होता है ऑब्स्क्योर, OBSCURE, ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट होना। वेग, अब यहां पर एक थोड़ा सा देखना है आपको कि वेग की बात करेंगे तो यहां पर एक कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाता है वेग से रिलेटेड, VOGUE, वो। ये वेग यहां पर ए आया है और यहां पर ओ है। और अगर वोग की बात करेंगे तो वोग का मतलब होता है क्या, जो फैशन में है, इन फैशन, इन फैशन, जिसको आप बोलते हैं आजकल चलन में है, ट्रेंडी है ना, ट्रेंड में है। क्लियर है मामला। और इसी वोग वर्ड से कई बार एक वर्ड और बन जाता है अनवोग, UNVOGUE, अनवोग। अब अनवोग वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कैलकुलेशन करो। अन का मीनिंग होता है नॉट, और वोग का मतलब होता है इन फैशन, नॉट इन फैशन, यानी जो फैशन में नहीं है। और जो फैशन में नहीं है मींस आउटडेटेड हो चुका है। तो कई बार अनवोग वर्ड पूछा गया और सिनोनिमस के तौर पे, और ऑप्शन में आउटडेटेड वर्ड दे दिया जाता है। क्लियर है मामला। चलिए, अब करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, प्रीडोमिनेंट करेक्ट आंसर BB4 बॉम्बे। इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग को यहां फोकस करना है। आइए, सारे टीचर अच्छे हैं, सब सम्माननीय हैं, सब आदरणीय हैं, है ना, हर एक का सम्मान होना चाहिए। आइए, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज फ्रूगल। अब फ्रूगल वर्ड आया है और वर्ड का सफिक्स आपका AL है, और किसी भी वर्ड का सफिक्स AL होगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना है, वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। और फ्रूगल वर्ड का अगर आप सिनोनिमस ढूंढें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है माइजर, जो कंजूस इंसान है। स्किन फ्लिंट, SKINFLINT, स्किन फ्लिंट वर्ड का इस्तेमाल होगा। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट है ना, कंजूस टाइप का जो व्यक्ति है। और कल आपने पढ़ा था, कल नहीं आप पढ़े होंगे मेरे साथ वोकैब वाले बैच में, जो पेड बैच में हैं बच्चे, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कम खर्च करने वाला इंसान। वैसे माइजर और इकोनॉमिकल वर्ड में थोड़ा फर्क होता है। माइजर वो इंसान है जहां खर्च करना चाहिए वहां पे भी खर्च नहीं करेगा, और इकोनॉमिकल वो है कम पैसे हैं और कम पैसे में ही आपको घर परिवार चलाना है, तो कहां पे कितना खर्च करना है उसकी बात करेंगे। अब आइए, यहां पे आपका सिनोनिमस वर्ड आया है एक्स्ट्रावेगेंट, सॉरी सिनोनिमस बोल रहा हूं, ऑप्शन आया है। अब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत खर्चीला हो। और बहुत खर्चीले के लिए एक वर्ड आता है प्रोडिगल, प्रोडिगल, लैविश, लैविश है ना, इस टाइप से। प्लस लाइफ स्टाइल,
जो अपनी जिंदगी को पूरे ऐशो आराम से जीता है ना, लेविश लाइफ स्टाइल जो विजय माल्या की लाइफ है। प्रोडिगल या एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। रिच का मतलब तो आप जानते हैं अमीरी। अब आइए रिच के लिए एक दो वर्ड पढ़िए आप, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस। और इसी के लिए अगर आप वर्ब देखेंगे प्रॉस्पेरस का तो PROSPR, प्रॉस्पर का मतलब होता है उन्नति करना। यहीं पे एक वर्ड आता है THRIV, थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना। प्रॉस्पेरस वर्ड आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। और मिजरेबल का मतलब माइजर, मिजरेबल मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका बोल सकते हैं आप क्या, क्रिटिकल सीन। क्रिटिकल बोला जा सकता है या फिर सीवियर बोला जा सकता है ना, जब सीन बहुत गंदा हो चुका हो, उस सेंस में बात करेंगे। बहुत खर्चीला, बिल्कुल अनुराग जी, मुझे आपका योगी बोलना मुझे अच्छा लग रहा है, तो योगी जी बहुत बढ़िया है आपका, है ना। चलिए आइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रुगल का एंटोनिम एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करें, क्या है वर्ड, परमिट। परमिट वर्ड की बात करोगे, ये वर्ड का पार्ट, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका होगा वर्ब, और परमिट से नाउन आपका क्या बन जाएगा, परमिशन, परमिशन है ना, अनुमति मिलना। और परमिट के लिए क्या क्या वर्ड लिखा जा सकता है, अलाउ। किसी ने आपको अलाउ कर दिया, किसी ने आपको परमिट कर दिया, है ना, यानी आप सामने वाला आपसे क्या हो रहा है, एग्री हो रहा है। एग्री के लिए कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करता है, कनकॉर्ड। एक वर्ड और इस्तेमाल होता है अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड, है ना। और इस सारे वर्ड्स का सिनोनिमस क्या, एंटोनिम क्या हो जाता है, एक वर्ड होता है आपका डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, समझिएगा, डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्ड क्यों, क्योंकि अकॉर्ड में आपका कॉर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है आपका एग्री होना यानी सहमत होना। और डिस्कॉर्ड की बात करेंगे तो डिस का मीनिंग नॉट, और कॉर्ड मीन्स एग्री यानी नॉट एग्री, यानी जो आपसे सहमत नहीं है। यहां आप सहमति जता रहे, यहां पे आप बिल्कुल नहीं जता रहे। आइए यहां पे गिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आप देते हैं किसी को, तो गिव कहने का मतलब ये हो जाएगा, गिव करना मतलब ग्रांट करना, कुछ भी आप देते हैं, ग्रांट कर रहे हैं, कन्फर कर रहे हैं, कन्फर का मतलब होता है दान, अनुदान, बिस्टो, BSTOW, है ना, कुछ देना। और याद रखिएगा बिस्टो के साथ ऑन या बिस्टो के साथ अपॉन प्रेपोजिशन का यूज होता है, बेस्टो ऑन, बेस्टो अपॉन, है ना, दान, अनुदान। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी ने आपको मना कर दिया है भैया काम करने से, यानी प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। प्रिवेंट बोलिए, हिंडर बोल लीजिए, इसी हिंडर से आपका नाउन बन जाता है हिंड्रेंस। हैम्पर बोलिए, रुकावट पैदा करने के सेंस में। ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधित करना। उसके बाद आपका वर्ड आया है अलाउ। अलाउ का मतलब लिख ही दिया मैंने यहां पे, परमिट करने के सेंस में। अब मेरा करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो परमिट अनुमति देना होता है, फॉरबिड मना करना, ये एंटोनिम था। BB फॉर बॉम्बे हमारा आंसर माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आइए नंबर 13 में क्या है आपका, वन वर्ड बोल रहा है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिस चीज को क्या नहीं किया जा सके, कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर देखो क्या है, इनइविटेबल, भैया इन का मीनिंग होता है नॉट, इन किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स के तौर पे आए, मीनिंग है नॉट। और इविटेबल वर्ड का मतलब होता है यानी क्या कर देना, अवॉइड, अवॉइडेबल। और नॉट अवॉइडेबल यानी आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एसेंशियल, नेसेसरी। वर्ड को कभी भी रटे नहीं, वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें। नेसेसरी, मैंडेटरी, ये चीज आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। और एक वर्ड होता है ऑब्लिगेटरी, और ऑब्लिगेटरी वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स आप यहां पे देख रहे हैं जो मैंने आपको लिखा, नेसेसरी, एसेंशियल, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव के तौर पे हैं, ध्यान आपको रखना है। और ये ऑब्लिगेटरी वर्ड कहां से आया, तो एक नाउन होता है ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी यानी कर्तव्य, और ये आपको करना ही पड़ेगा, आपके लिए जरूरी है। इसीलिए ऑब्लिगेटरी वर्ड का मीनिंग मैंडेटरी, नेसेसरी, एसेंशियल, इनएविटेबल, यानी जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इरेपरेबल, सबसे पहले रेपरेबल, इस वर्ड का लेना देना आपके रिपेयर से है, यानी चीजों को रिपेयर करना है, मरम्मत करना है। लेकिन किसी भी वर्ड के पहले अगर प्रीफिक्स IR आ जाता है तो वर्ड आपका हो जाता है नेगेटिव। रिपेरेबल, इरेपरेबल, यानी जिस चीज को बनाया ना जा सके, है ना। जैसे आप बोलते हैं रेगुलर,
वर्ड को रिलेट कर किया करो अपने डेली लाइफ से। आपने बोला रेगुलर, अब इस रेगुलर के पहले आप IR लगा दीजिए इरेगुलर, और इरेगुलर कहने का मतलब नॉट रेगुलर, यानी आप नियमित नहीं हैं, आप अनियमित हैं, उस सेंस में बात हो जाएगी, है ना। अब आइए यहां इनकंपैरेबल, अभी जस्ट बोला किसी भी वर्ड के पहले इन लगा हुआ हो उसका मीनिंग होता है नॉट, और कंपैरेबल ABLE है तो वह डिजेक्टिव हो जाएगा। कंपैरेबल का मतलब तुलना करना, कंपैरिजन किया गया है, तो बोला दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है वह आपका इनइविटेबल होगा, अनअवॉइडेबल होगा, एसेंशियल, नेसेसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी होगा। करेक्ट आंसर A फॉर आगरा। ठीक है, चलिए जी 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, वन हु इज एबल टू यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हैंड को इक्वली यानी अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। सबसे पहले सिनिस्टर वर्ड आया है। सिनिस्टर वर्ड को कैसे याद रखेंगे, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सीन, और सीन का मतलब क्या होता है, पाप। आप एक वर्ड पढ़ते होंगे, दो वर्ड यहां से आप पढ़ेंगे, मैं यहां पे जरा ऐसे करना चाहूंगा। एक इसका आप एंटो पढ़ते होंगे और एक इसका आप साइनो पढ़ेंगे। जैसे अगर सीन के एंटो की बात करें तो वर्चू, और वर्चू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो चीज बहुत ही पवित्र है। वर्चू बोलिए, पायस बोलिए, गंगा इज अ होली रिवर, बचपन से आपने पढ़ा है गंगा एक पवित्र नदी है ना। और एक वर्ड होता है चेस्ट, CHAST, चेस्ट, पवित्र होना। साइनो की बात करेंगे तो वर्चू का एंटोनिम डायरेक्ट आप पढ़ते हैं वाइसेस, और वाइसेस का मतलब होता है जो चीज गलत है, नेगेटिव है। शीन मतलब पाप होना। सिनिस्टर वर्ड की बात करेंगे यानी जो चीज बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, आपके लिए सही नहीं है, याद रखना। अब आ जाओ यहां पे ऑप्शन बी में एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्ब वर्ड जो है ना, एम्ब का मीनिंग होता है बोथ। जहां कहीं पर भी आप AMB वर्ड देखेंगे उसका मीनिंग हो जाएगा बोथ, यानी कि टू। अब यहां पर डेक्स्टर वर्ड आया है, DEXTR। अब ये वर्ड कहां से आया, डेक्स्टर से, DEXTR। और डेक्स्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टैलेंट। हर एक वर्ड को ब्रेक करके पढ़िए। डेक्स्टर का मीनिंग होता है टैलेंट होना, डेक्स्टर का मीनिंग होता है स्किल्ड होना, है ना। डेक्स्टर का मीनिंग होता है एड्रॉइट, और डेक्स्टर का मीनिंग होता है एडेप्ट, ADEPT, योग्य होना, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर है बोथ टैलेंट, यानी राइट हैंड से आप लिख रहे हैं तो लेफ्ट से भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये टैलेंट आपके अंदर है। और एम्ब का मीनिंग होगा बोथ और डेक्स्टर का मीनिंग टैलेंट। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का उपयोग कर लेता है। और एम्बीवैलेंट अभी जस्ट पढ़ाया, एम्बीवैलेंट, एम्ब का मीनिंग बोथ और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। जब आपकी वैलेंसी दो दिशाओं में हो, इधर जाएं या इधर जाएं, आपको मालूम नहीं है, उसी को बोलते हैं एम्बीवैलेंट। यानी ये जो स्टेट होता है आपका, इस समय आप होते हैं कंफ्यूज्ड। और इसी के लिए आपने अभी वर्ड पढ़ा था कौन सा, यहां पर देखो पढ़ाया था मैंने, वेग। वेग का मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस, एम्बीवैलेंट, है ना। एम्ब मींस बोथ, वैलेंट मींस वैलेंसी। दो दिशाओं में आप जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं इधर जाना है या फिर इधर जाना है, ध्यान रखा करें। चलिए तो ये आपका हो गया क्लियर, एम्बीवैलेंट, कंफ्यूज्ड। अब आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। 15 में आ जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की बात करेंगे। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना। ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स एंड रूइनिंग हिज लाइफ, है ना। और यून का मतलब होता है डैमेज कर लेना, जिंदगी को बर्बाद कर लिया। यानी कुल मिला के नेगेटिव रिजल्ट मिला है। और कैंडल को दोनों साइड से आग लगा दिया, मोमबत्ती के दोनों साइड से आग लगाओगे जल्द ही पिघल जाएगा वो। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वेस्टिंग हिज मनी, बिकमिंग ओवर जेनरस, ओवर टैक्सिंग एनर्जी, यानी अपने एनर्जी को भरपूर इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, थक सा गया है। और ओवर जेनरस बहुत ज्यादा दानवीर होना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, ये भी फ्रेज है। ब्लो मतलब बजाना, और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजा रहे और अपने आप की ही बजा रहे, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अपनी तारीफ खुद से करना, आपने पढ़ा होगा। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब तो होता है जब आप किसी और की तारीफ करते हैं, टू प्रेज समवन एल्स। खास करके ये इस्तेमाल होता है चापलूसी के सेंस में, जब आप चापलूसी करते हैं, या इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ना, बटरिंग करना, आप मक्खन लगा रहे हैं,
है ना, बटरिंग करना, चापलूसी, उस सेंस में फ्लैटरिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, किसी और की तारीफ करना। प्रेज अदर्स, प्रेज का मतलब एडमायर, अभी लिखा भी था प्रेज। अब इसके लिए आइए 2-4 वर्ड लिख लीजिए आप। एक वर्ड तो होता है एडमायर, तारीफ करने के लिए। एक आपका होता है अपलॉड, APPLAUD, वर्ब है, और यहीं से नाउन बन जाता है अपलॉज, APPLAUSE। और जब भी किसी का स्वागत किया जाता है इस वर्ड का इस्तेमाल करता है, मेक अ ह्यूज अप्लॉज फॉर शाहरुख खान, शाहरुख खान का ताली बजा के स्वागत कीजिए, है ना, स्वागत करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। कमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक्लेम वर्ड का इस्तेमाल होता है, ऑनर वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं किसी को सम्मान देने के लिए, याद रखेंगे प्रेज वर्ड है। और प्रेज हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना, उसी को बोलते हैं ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। चलिए देखिए, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। डिस्कशन का मतलब है कि डिटेल्ड वे में होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा आप तक पहुंचे। प्लीजेंट भी होता है सर, किसके बारे में बोल रहे हैं? प्लीजेंट वर्ड, प्लीजेंट हो जाता है जो चीज इंजॉयबल हो, प्लेजरेबल हो, मजेदार हो, उस सेंस में बात करते हैं। कृप्ति ए नहीं होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। अब स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन। अफेक्शन, सबसे पहले तो अफेक्शन की बात कर ले, AFFECTION। अब यहां से कैलकुलेट कर ले, AFF नहीं होगा, AFF होना चाहिए, नहीं होगा, AFFECTI और अफेक्शन, अफेक्शनेटली, करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। और यहां जो अफेक्शन वर्ड लिखा है, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करना, यानी अफेक्शन के लिए वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा लाइक, अफेक्शन के लिए वर्ड आएगा लव। लव का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट। लव मीन्स क्या होता है आपका? रिगार्ड। लव मीन्स क्या होता है आपका? अडोर। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंक्लिनेशन, किसी के प्रति आपका झुकाव है, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे PNCHANT। पेंचेंट नहीं पढ़ेंगे, पेंशा पढ़ेंगे, पेंशा, पेंशा, है ना, यानी पसंद करने के सेंस में, याद रखना। और ये वर्ड जो आपका हो गया अफेक्शन, जो है ये नाउन के तौर पे है। अफेक्शनेट अगर लिखते NAT तो यहां तक वर्ब होता, LY लगा हुआ है, ये वर्ड हमारा एड वर्ब होगा। नेक्स्ट, नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एवर्जन, एंटरप्रेन्योर, प्रॉमिस्क्यूअस। एवर्जन की स्पेलिंग देखिए, एवरीशियस है, सॉरी, एवरीशियस की स्पेलिंग क्या होती है? AVERICIOUS। एवरीशियस ये होता है, यहां S लगा हुआ है, नहीं चलेगा। एवरीशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लालची, ग्रीडी, GREED, ग्रीडी। और ग्रीडी के लिए एक वर्ड और आप पढ़ लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रैपेशियस। रैपेशियस यानी कि लालची के तौर पे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, लास्ट में ई नहीं होता, लास्ट में ई नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? प्रॉमिस्क्यूअस, बी आंसर दे रहे हैं। प्रॉमिस्क्यूअस, PROMISCOUS, प्रॉमिस्क्यूअस, ये वर्ड की स्पेलिंग भी सही है आपका। और प्रॉमिस्क्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस्क्यूअस किसे बोलेंगे आप? मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, मल्टीपल, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। आइए यहां पे किसके साथ जाओगे? इनकरेक्टली स्पेल्ड की बात कर रहे हैं ना, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी। बी के साथ कैसे चले गए? लास्ट में ई नहीं होता है ना, करेक्ट आंसर भी नहीं, करेक्टली स्पेल्ड ना बोल रहा है भाई, तो सी के साथ ना जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए वोकैब का बैच है। जिस तरीके से अभी आप वर्ड्स को पढ़ रहे हैं ना, अभी किसी ने पूछा भी था मेरे से कि सर वोकैब वाला बैच आपका फाउंडेशन है क्या? बिल्कुल, इस बैच में सिर्फ वोकैब की बात करेंगे, चाहे कोई सा भी वर्ड हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, किसी भी वर्ड की बात करेंगे आप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड। सर ई नहीं है, ई कैसे होगा? प्रॉमिस्क्यूअस की स्पेलिंग सही थी ना। अब आइए यहां पे, इस बैच में वोकैब आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन मोड में ये आपका बैच है। और ऑनलाइन मोड में कहां पे? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो अपना ऐप है वहां पे, है ना जी। 299 में आपका ये बैच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विलियम सेज दैट ही एम्स डैश विनिंग एट लीस्ट अ
कंसोलेशन प्राइज, कंसोलेशन सांत्वना देने के लिए। प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस है। विलियम सेज दैट ही एम्स, एम के साथ एट लगता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, टू एट ऑन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर दैट्स द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एडहेयर, बोथ द पार्टीज यानी दोनों एग्री कर गए। एडहेयर वर्ड का मीनिंग होता है क्या? एग्री करना। और एडहेयर के साथ प्रेपोजिशन आप क्या लगाते हो? टू। इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ना इन होगा ना बाई होगा, क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। अब आइए एक दो चीज और सीख लें। एडहेयर टू होता है, यहीं पे अगर अबाइड होता एडहेयर के प्लेस पे तो अबाइड के साथ बाय लगाते। यहीं पे अगर अवॉइड भी नहीं होता, एडहेयर भी नहीं, कॉम्प्लाई वर्ड का इस्तेमाल किए होते तो कॉम्प्लाई के साथ विद लगाते। और सभी का मतलब होता है, चाहे आप अवॉइड बाय करें, कॉम्प्लाई विद करें, इनका मीनिंग हो जाता है ओबे, यानी कि आज्ञा का पालन करना, यानी कि एग्री करना। ध्यान आप रखेंगे। 21 की बात करो। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? क्या आप इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं? नो, आई कैन डैश इन द डिक्शनरी। नहीं, बट आई कैन डैश डिक्शनरी। अब आप वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, डिक्शनरी पे गूगल पे वर्ड के मीनिंग को क्या करते हो? सर्च करते हो। लुक एट का मतलब होता है किसी भी चीज को जनरली देखना। लुक एट बोलिए, गेज बोलिए या स्टेयर बोलिए, टकटकी लगा के देखना होता है। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं। और प्रेपोजिशन एट, गेज एट, स्टेयर एट, लुक एट, है ना, देखने के सेंस में। लुक अप, लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, किसी भी चीज को ढूंढना। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? तो जब बुक से या किसी फाइल से किसी भी चीज को आप फाइंड करते हैं ना, उस सेंस में आप लुकअप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और लुक फॉर जो सर्च था वह किसी और चीज के लिए, जॉब ढूंढ रहे हो, लुक फॉर। लुक अराउंड, अराउंड वर्ड का मीनिंग होता है हेयर एंड देयर, यहां वहां आसपास। आप कहीं पे खड़े होकर चारों दिशा चारों डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कहां पे क्या है नहीं है, उस सेंस में लुक अराउंड वर्ड का इस्तेमाल करते। फ्रेजल वर्ब है। आई कैन डैश इन द डिक्शनरी, वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, डिक्शनरी की बात कर रहे, लुक इट अप की बात करेंगे। करेक्ट आंसर भी माना जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी। 22, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जिम इज एट बॉस पार्टी नाइट राइट नाउ। बॉस साहब का पार्टी था। जिम इज एट बॉस पार्टी राइट नाउ। अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो जे यहां पर सही था, लेकिन बॉस साहब का पार्टी है तो पोजीशन को बताना है, पार्टी किसने दिया है। बात आप किसकी करेंगे? पोजीशन की करेंगे। और पोजीशन में आपने बॉस वर्ड लिखा है जो कि अपने आप में नाउन है। और किसी भी नाउन का पोजीशन बताने के लिए अगर नाउन आपका लिविंग है तो आपको लगाना क्या पड़ता है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। क्लियर है मामला? जैसे आपने बोला विराट्स बैट, विराट का बल्ला, है ना, तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। लेकिन इसी टर्म में हिसिंग साउंड करके एक कॉन्सेप्ट आता है। और हिसिंग साउंड बोलने का मतलब होता है स जैसी आवाज, स, कुकर जो सीटी मारता है ना, उस सेंस में हिसिंग साउंड। और हिसिंग साउंड कहने का मतलब होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपका एस लिखा हुआ है और फिर बताना है आपको पोजीशन, अधिकार बताना है, तो बंधु आप अब एपोस्ट्रोफी एस अगर लगा दोगे यहां पे तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है, पोजीशन बतलाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस से काम नहीं चलेगा। और यहां पर बिल्कुल नहीं लगा हुआ है पोजीशन के तौर पे। यहां पर जिम का जे आपका स्मॉल है, जबकि जिम किसी का नाम है और किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये भी नहीं। और ये मिस जिम इज एस, यहां पर आपने क्या लगा दिया है? बॉस के साथ एपोस्ट्रोफी एस। होना क्या चाहिए था? सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा। करेक्ट आंसर ई होगा, लेकिन आपके आंसर की में आंसर एस सी दे रखा है जो कि आपका रॉन्ग होगा। ध्यान रखिए, मैं ये सब चीजें अपने फाउंडेशन बैच में बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताता हूं, गलती नहीं करना है आपको। 23, फाइंड आउट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। दिस बैग इज माय ब्रदर्स, ये बैग मेरे ब्रदर्स का है। अब यहां पर जैसे ही आप ब्रदर्स लिख दिए है ना, देखो दो फर्क होता है, BROTHER एपोस्ट्रोफी कामा ब्रदर्स, और यहां पर आपने एक वर्ड लिख दिया BROTHERS और एपोस्ट्रोफी कामा। सबसे पहले तो ब्रदर अगर आप लिखेंगे तो ये ब्रदर वर्ड जो है ये सिंगुलर वर्ड है, और यहां पर अगर मैं ब्रदर्स वर्ड लिख दूं BROTHERS तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, यहां पे भाई कितना है?
सिंगुलर फॉर्म में और उसके किसी भी चीज पे उसका पोजीशन होगा उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर ब्रदर्स एस लिखा है, एपोस्ट्रोफी कामा चाहिए, यानी भाई एक से ज्यादा है और उन भाइयों का कोई ना कोई चीज होगा, उस पे पोजीशन की बात आप कर रहे हैं। यहां पर आप बोल रहे हैं दिस बैग, भैया बैग कैसा है आपका, सिंगुलर है, क्योंकि दिस नंबर के अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर, और यह बैग एक ही बैग है तो मेरे एक भाई का होगा ना, सभी का नहीं हो सकता। तो यहां पे ब्रदर्स का कोई भी सेंस, कॉमन सेंस आप देखे नहीं होगा। दिस बैग इज माई ब्रदर्स, अब एक बैग है और माई ब्रदर्स बोल रहे, कोई सेंस भी। दिस बैग इज माई, यानी दिस बैग यानी एक बैग है और मेरे भाई का है, माई ब्रदर और एपोस्ट्रोफी एस, पोजीशन को बताने के लिए करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा, ध्यान आपको रखना है। 24 की बात कर लें, फाइंड द करेक्ट पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच है, बोल रहे ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के लिप्स पे, होठ पे, जीवा पे सच्चाई बैठ गई। अब सच्चाई जो है एक एक्टिविटी है, ट्रूथ की अगर बात करेंगे तो ये एक्टिविटी हो सकती है ना, कोई इंसान ये है नहीं, तो ट्रूथ को अगर देखें तो ये नॉन लिविंग है, और बैठने का, उठने का, काम करने का फॉर्मूला किसका होता है, लिविंग का होता है। तो यहां पर आपने एक नॉन लिविंग को क्या बना दिया, लिविंग बना दिया, मानव के जैसा प्रस्तुत किया, उसी को फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं, है ना। करेक्ट आंसर एपोस्ट्रोफी नहीं, पर्सोनिफिकेशन होगा। एपोस्ट्रोफी के बारे में कल ही बताए थे, 12:30 से 2:30 का जो बैच है आपके बीपीएससी टीआरई 4 का, उस बैच में एपोस्ट्रोफी होता है कि आप उस चीज को या उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो उस मोमेंट में आपके सामने वो नहीं है, जो एब्सेंट है, जो एब्सेंट है ना। यानी ऐसी एक्टिविटी जहां पर किसी चीज को, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करना है और जिसको भी रिप्रेजेंट करना है वहां पे उस मोमेंट में वो क्या हो, एब्सेंट हो, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को आप एपोस्ट्रोफी कहेंगे। जैसे बचपन से आपने जो वो पोएम पढ़ रखा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, आप बोल रहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यानी तुम इतनी छोटी हो, टिमटिमा रही हो, ट्विंकलिंग कर रही हो, स्टार से बोल रहे। स्टार आपको सुन नहीं सकता, एक तो बहुत दूर है आपसे, दूसरा वो नॉन लिविंग है। क्लियर। दूसरी बात आपने पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है रोमियो एंड जूलियट, और रोमियो और जूलियट की एक लाइन है जहां पे जूलियट पूछती है रोमियो से, वेयर आर द, THOU, रोमियो, और ये दो वर्ड जो है THOU, ये इसका मतलब होता है यू लिटरेरी टर्म्स में, अब तो आर्केक फॉर्म है, यानी अब यूज नहीं होता, आउटडेटेड है। तो वेयर आर द रोमियो, अब रोमियो से पूछ रहे रोमियो तुम कहां पे हो, अगर रोमियो सामने होते तो पूछा नहीं जाता, है ना। यानी जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, वह आपके सामने नहीं है, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। और एलिट्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पर हमारा कॉन्सोनेंट लेटर इनिशियल में रिपीट करते चला जाए, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। 25 की बात करेंगे, सी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन, शैल बी सपोर्टिव एज फॉन, फॉन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज जो येलो कलर का हो, रंग का हो, या कोई भी चीज जो एक्टिव होके आपका दोस्त बन जाए और आपको सपोर्ट करे। कोई भी चीज, प्यास लगी है पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, पानी आपका उस समय साथी हो गया आपका। सी शैल बी सपोर्टिव एज, अब एच लगा हुआ है यानी कि तुलना कर रहे, और एच से कंपैरिजन करोगे एच लाइक से, तो वर्ड आपका सिमिली हो जाएगा। एंटीथेसिस, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और जब भी आप एंटीथेसिस की बात करेंगे यानी अपोजिट बात करेंगे, और अपोजिट बात करने के लिए जो फॉर्मेट आपका होगा वो क्लॉज होना चाहिए, और क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, ध्यान रखेंगे एंटीथेसिस। और हाइपरबोले होता है बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना, मैग्नीफाई करना। इतनी भूख लगी है ये एक हाथी को खा सकते हैं, है ना, बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे। रानी सिंह सर आपके ऐप पे कूपन कोड कहां से पता चलेगा, किस बैच में? कूपन कोड तो अभी किसी बैच में नहीं होगा, जो फी है वही लगेगा, अभी कूपन कोड नहीं मिलेगा ना। किस बैच की बात कर रहे रानी आप? चलिए, ये क्या है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्लीट बैच, जिस बैच में आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर डिटेल्ड वे में पढ़ाया जा रहा है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12। अगर इंडिविजुअली कोई बैच चाहिए 999 उसकी फी होगी। अगर आपको किसी 2 क्लास का बैच चाहिए 6 to 8, 9, 10 या 9, 10, 6 to 8 ऐसे कुछ चाहिए, तो उसका मिल जाएगा आपको 1499 में। और अगर कॉम्बो चाहिए 6 to 8 भी, 9, 10 भी, 11, 12 भी, तो 1999 यानी 1999
ऑनलाइन मोड में, और ऑनलाइन मोड में अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और ये बैच आपका ऑफलाइन भी चल रहा है, कहां पर, सैदपुर मोड़, भिखना पहाड़ी, पटना, है ना। यहां आएंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। दोपहर में 12:30 से 2:30 के बीच में ये ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है TRE 4.0 के लिए। तो जिन भी बच्चों को चाहिए आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज माई ड्रेस, यहां पहचानना है दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब यहां देखो ये इज आपका है वर्ब, और वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आएगा सेंटेंस में वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर आपका प्रोनाउन होता है। अब यहां पर दिस आपका नाउन नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मेरा प्रोनाउन होगा। नाउन नहीं, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रेस इज माइन। अब दिस ड्रेस में बात करोगे, ये पूरा का पूरा आपका क्या है। अभी तो दिस आपका प्रोनाउन था, बट दिस ड्रेस हो गया, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें दिस ड्रेस में 2 वर्ड्स है, तो इसे आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये आपका दिस ड्रेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दिस से लेके ड्रेस तक के बीच में कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये हमारा हो गया विदाउट वर्ब। और जब वर्ड्स का ग्रुप बिना वर्ब के आए तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज होते हैं आपके 4, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। अब यहां पर ये फ्रेज किसके पहले आया है, वर्ब से पहले आया है। और वर्ब से पहले जो भी आता है सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कौन होगा, तो नाउन होगा। अब यहां पर एक वर्ड होता तब नाउन बोलते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन फ्रेज होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। एडजेक्टिव फ्रेज भी आपका नहीं चलेगा। क्लियर है मामला, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 28 और यहां से स्टार्ट होता है आपका लिटरेचर का क्वेश्चन। साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन इज अ प्ले ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है, बोला क्या, साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन इज अ प्ले। ये एक प्ले है, ये एक प्ले है। द कोर्ट इज इन इज अ सेशन। इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया भैया कब, तो सबसे पहले जिसको जो ट्रांसलेट किया गया था वो किया गया था 1967 में। क्लियर है, किन्होंने किया था, राइटर का नाम है विजय तेंदुलकर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, विजय तेंदुलकर। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले ये किस लैंग्वेज में था, गुजराती में, बंगाली में, मराठी में। विजय तेंदुलकर टाइटल देख के ही लग रहा होगा, तेंदुलकर साहब मुंबई, महाराष्ट्र, यानी मराठी। तो पहले आपका द कोर्ट इज इन सेशन एक मराठी प्ले था, उसको ट्रांसलेट किया गया विजय तेंदुलकर के द्वारा 1967 में। क्लियर है मामला, साइलेंस नाम का प्ले। और ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे क्यों दिया, क्योंकि एक एग्जाम होता है DSSB, दिल्ली स्कूल टीचर का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने यहां पे डाल दिया है ना, ध्यान आप रखेंगे। करेक्ट आंसर सी। 29 की बात करो, बोल रहा है फेल, यहां से क्वेश्चन है, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स व्हाइल ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। बोल रहा है फेल आई अलोन, अकेले हैं इन वर्ड्स और इन डीड्स, यानी आपको जिंदगी में अकेले रहना होता है जब आप संघर्ष करते हैं। व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब स्ट्रगल, एंड हु सक्सीड्स, कौन सफल होगा। ये लाइन जो है, These lines are from, सबसे पहले ये लाइन किस राइटर की है ये आपको बताना है। ये किस राइटर की है, तो विक्टोरियन एज में ग्रेटेस्ट राइटर, द ग्रेटेस्ट राइटर बोलिए, विक्टोरियन एज में एक राइटर हुए आपके, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। जरूर आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर है मामला, चलिए विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्हीं की लाइन है। और ये रैपी बेन इजरा, फ्रा लिपोलिपि, द लास्ट राइड टुगेदर, ये सारे पोएम्स हैं किनके, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब के। अब आइए पोएम्स के बारे में पहले बात कर लें। रैपी बेन इजरा जो आपका है ये 1864 में पब्लिश हुआ पोएम है। और रैपी बेन इजरा एक पोएम जो लिखा गया किन पे, तो एक नाम आता है आपका रैपी अब्राहम, रैपी अब्राहम इब्न एजरा। अब ये किनका नाम है, जुडाइज्म आप जानते होंगे यहूदी धर्म के बारे में, तो एक ज्यूइश स्कॉलर हुए,
किस सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में, है ना। उन्हीं से प्रभावित होके इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब ने 1864 में पब्लिश हुआ एक रैब्बी वेन एजरा पोयम, ध्यान रखना है, और उस स्कॉलर का नाम है रैब्बी अब्राहम इब्न एजरा, जरूर इनके बारे में पढ़ना। आइए नेक्स्ट, फ्रा लिप्पो-लिप्पी, ये भैया पब्लिश हुआ है आपको कब? 1855 में। और 1855 में ये फ्रा लिप्पो-लिप्पी जो है, लिप्पो-लिप्पी जो है ये एक पेंटर हुए, और इसकी पेंटिंग से प्रभावित होकर इन्होंने लिप्पो-लिप्पी, फ्रा लिप्पो-लिप्पी लिखा। क्लियर? और ये पेंटर किस सेंचुरी के हैं? 15th सेंचुरी के हैं। और ये पेंटर हैं कहां के? इटालियन पेंटर हैं। क्लियर है मामला? ध्यान आप रखेंगे। द लास्ट राइड टुगेदर, द लास्ट राइड टुगेदर, ये भी कब पब्लिश हुआ है? 1855 में। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, द लास्ट राइट टुगेदर की लाइन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डीएसएस भी होता है सर? हाँ, DSSS भी होता है। सिंगल, मैंने क्या लिख दिया? हाँ, DSSS होता है, सॉरी। आइए 30, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन यानी शैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन मत कर देना। डॉक्टर जॉनसन किनको बोला जाता है? सैमुअल जॉनसन को, सैमुअल जॉनसन को। आइए यहां पे, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, ये इनका वर्क है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष। आपको बताना है इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। पब्लिशिंग ईयर बताइए कि सैमुअल जॉनसन ने एक वर्क लिखा, एक प्ले लिखा, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, जिसका पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताएंगे। और बोला गया इसका थीम क्या है, किस चीज के बारे में ये बात करता है? एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्योर। पर एपिक्योर होता है जो खाने पीने का शौकीन हो, है ना, खाने पीने का शौकीन, जो किसी भी चीज में शौक रखता है। वर्ल्डली अफेयर्स में रहने वाला इंसान, सांसारिक सुख को भोग करने वाला इंसान, जो वर्ल्डली अफेयर्स में इंटेंगल्ड हो, फंसा हुआ रहे। ह्यूमैनिज्म, जहां मानवता की बात होगी, मोरालिटी की बात होगी। ह्यूमैनिज्म कहने का मतलब जहां मोरालिटी की बात होगी। और सिनिसिज्म, जहां पे सिनिक, जहां पे डाउट की बात होती है, हर एक चीज का डाउट होता है, सवाल जवाब करते हैं आप, चीजों की इंक्वायरी करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, उस सेंस में बात करेंगे, है ना। करेक्ट आंसर जो यहां पर है कि द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, ये सिनिसिज्म के बारे में है। और बुलबुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि पब्लिशिंग ईयर जो है वो 1749 है। 1749 में ये पब्लिश हुआ था, और इसे 1748 भी एक ईयर हो जाता है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1748 में इसे रिटर्न यानी लिख दिया गया था, 49 में इसे पब्लिश कर दिया गया था, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, अ कोट फ्रॉम। टू बी और नॉट टू बी जो है ये कोट है कहां से? तो सबसे पहले ये लाइन जो है ये हमारे विलियम शेक्सपियर साहब की लाइन है, विलियम शेक्सपियर की लाइन है। क्लियर है मामला? अब आइए यहां पे, विलियम शेक्सपियर की बात कर दी है, कहां से? किंग लियर। किंग लियर का पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है, यानी कब प्रिंट हुआ, कब लिखा गया, ये आप बताओगे मुझे। क्लियर? चलिए, उसके बाद रिचर्ड थर्ड, ये भी कब लिखा गया, ये आपको बताना है। चलिए, टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट, हैमलेट द ट्रेजेडी, इसका पूरा नाम जो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट नाम है, और इसका एक और नाम है द किंग ऑफ डेनमार्क, सॉरी, द किंग ऑफ डेनमार्क। और ये जो लाइन है टू बी और नॉट टू बी, ये लिया गया है कहां से? हैमलेट से लिया गया है। किंग लियर और रिचर्ड थर्ड के बारे में आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, लाजवाब। आइए यहां पे 32, वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ, आप जानते हैं इनके बारे में। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात किया जाए, इनको कौन कौन सा टाइटल मिला है? नेचर पोएट बोला जाता है इन्हें, लेक पोएट बोला जाता है इन्हें,
1770 में पैदा हुए, 1850 में डेथ हुई विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुनते ही मेरे को याद आ गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अभी आप पढ़े, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब 1845 में एक पोयम इनका पब्लिश हुआ, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। उस पोयम का नाम है द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर, यानी द लॉस्ट लीडर एक पोयम है जो 1845 में पब्लिश हुआ है, जिसके राइटर रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब हैं। और द लॉस्ट लीडर में क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है। और किन की आलोचना की गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी वर्ड्सवर्थ को देखा और अभी हम रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा रहे थे, माइंड में आ गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1845 में एक पोयम उनका पब्लिश हुआ जिसका नाम है द लॉस्ट लीडर, जिसमें वो क्रिटिसाइज किया गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। किनका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। आइए यहां क्वेश्चन कुछ और है। और विलियम वर्ड्सवर्थ आपके नेचर पोएट, लेक पोएट है। 1770 में पैदा हुए हैं, 1850 में इनकी डेथ हुई है। इनसे एक और दो चीज, विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इनके ऑटोबायोग्राफिकल पोयम की बात करोगे तो क्या नाम है? द प्रील्यूड। द प्रील्यूड जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, द प्रील्यूड या द रेक्लोज। क्लियर। इस पोयम को लिखना स्टार्ट किया गया था 1798 में और ये चला 1850 तक, यानी इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। और इसको जो पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद, मरने के बाद, ध्यान रखना है। कहां पैदा हुए थे? लंदन में, कैम्ब्रिज में, द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या है जहां पैदा हुए थे? कॉकर माउथ, कम्बरलैंड। कम्बरलैंड पैदा यहां हुए थे। बाद बाकी ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिए, और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ना, जो दिया जा सकता है यहां पे। बिल्कुल। 33 खुशवंत सिंह सैटरडे कॉलम विद मैलिश। खुशवंत सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं भाई। खुशवंत सिंह, इनका एक और नाम है खुशहाल सिंह। खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो भैया ये इंडियन राइटर बोल लीजिए, डिप्लोमेट कहिए, लॉयर कहिए, और पॉलिटिशियन भी। राज्यसभा के मेंबर भी ये बने थे, राज्यसभा, अपर हाउस, है ना, ध्यान रखिएगा। खुशवंत सिंह, और क्या बोल रहा था मैं इनके बारे में? हाँ, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो इन्होंने एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या नाम है? बोलो, आप बताइए उस नॉवेल का क्या नाम है? ट्रेन टू पाकिस्तान। कब पब्लिश हुआ था ये? 1956 में। इसका एक और नाम है, अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, इसका एक और नाम है ना, 1956 में पब्लिश हुआ था। आप बताइए क्या नाम है एक और। अब आ जाओ, खुशवंत सिंह के बारे में इतना देख लिया। इन्हें 1974 में पद्म भूषण मिला था, प्राइज, अवार्ड, ध्यान रखेंगे आप। बाद में इन्होंने 1984 में लौटा दिया, रिटर्न कर दिया था, क्योंकि अमृतसर में एक टेंपल है, क्या नाम है उसका? गोल्डन टेंपल। वहां पे आर्मी वगैरह घुस गई थी तो नाराज हो गए थे, पद्म भूषण लौटा दिया था। जब भी थ्योरी पढ़ाएंगे, डिटेल वे में पढ़ाएंगे, ये सब जानिए। खुशवंत सिंह सैटरडे कॉलम विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, ये नाम है इनके एक वर्क का। विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल was published in which of the following newspaper? किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ? द हिंदुस्तान टाइम्स में। ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल, उसका एक और नाम आप बताएंगे क्या नाम है? हाँ, 1974 में मिला था, 1984 में उस प्राइज को इन्होंने लौटा दिया था। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, टीटीपी आपने शॉर्ट में लिखा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बहुत बातें की जा सकती है,
है ना। फिर उनको 2007 में पद्म विभूषण भी मिला था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के मेंबर बने थे। पैदा कहां हुए थे? हदाली, पंजाब में एक जगह है हदाली, वहां पैदा हुए थे। अब हदाली कहां है? पाकिस्तान वाले पंजाब में, इंडियन पंजाब में नहीं है वो, है ना। 1915 में पैदा हुए थे। ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए 34, बहुत लेट हो गया जी। When was लॉर्ड बायरन बॉर्न? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन साहब का एक और नाम क्या है? जॉर्ज गॉर्डन बायरन। और एक और क्या नाम है इनका? 6th स्पेलिंग देखिए, BARON, बैरॉन बायरन। क्लियर है मामला। लॉर्ड बायरन का एक वर्क है डॉन जुआन, जरूर पढ़िएगा इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉन जुआन, है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनका वर्क है लॉर्ड बायरन साहब का। कब पैदा हुए? 1788, 1788, 87, 87 में नहीं पैदा हुए थे, 88 में ही हुए थे। 10th जनवरी, 22nd जनवरी, 22nd जनवरी 1788। 35 ओड टू नाइटिंगेल के मीन, सबसे पहले इसके राइटर कौन है? तो ओड टू नाइटिंगेल की बात करेंगे तो जॉन केट्स। और जॉन केट्स बहुत ही हैंडसम थे, इनको ब्यूटी पोएट भी बोला जाता है, ब्यूटी पोएट। अब देखिए, ब्यूटी पोएट बोला जाता है जॉन केट्स साहब को, नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को। संडे को हमने पढ़ाया था, संडे वाले सेशन में, कि फीजेंट पोएट किन्हें बोला जाता है। कोई बताएगा मेरे को फीजेंट पोएट का टाइटल किन्हें मिला था? चलिए और पूछना चाहूंगा टाइटल के बारे में। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा या ब्रिटिश ड्रामा किन्हें बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश ड्रामा किन्हें बोला जाता है? यह नाम आप बताएंगे। दूसरा है फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी, फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी किन्हें माना जाता है? और तीसरा सवाल है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किन्हें माना जाता है? देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। चलिए आप लोग जवाब देंगे, वैसे मैं यहां पे देखता हूं। फीजेंट पोएट किन्हें बोला जाता है? संडे को पढ़ाए थे, आप देख लेंगे यूट्यूब पे जाके। जॉन क्लेयर, जॉन क्लेयर एक पोएट हुए, उन्हें बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश ड्रामा की बात करेंगे, लिबिया प्लैथ, जॉन क्लेयर। फादर ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश ड्रामा की बात करेंगे तो कौन भैया? विलियम शेक्सपियर साहब। फादर ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे जॉफ्री चॉशर। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जॉफ्री चॉशर। अब आइए, ओड टू नाइटिंगेल एक पोयम है, जॉन किट्स साहब लिखे हैं। 1811, 1818, 1819, 1819 में पब्लिश हुआ था। जॉन किट्स साहब की बात करेंगे, बहुत कम इनका लाइफ स्पान रहा, 95 से 1821 तक, यानी एट द एज ऑफ 25। जॉन किट्स, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कमाल। चलिए देखिए, ये आपका बचा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन जो मुझे करवाना है। 10 मिनट के बाद मेरा क्लास भी है और मेरी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं लग रही है, तो ये अगर मैं कल आपको करवा दूंगा चलेगा क्या? कल इसको कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट के बाद मेरा बैच है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी बहुत तेज लग रखी है। अगर मैं कल ये करवा दूं आपको, है ना, और उसके बाद कल वाला सेट भी करवा देंगे तो कोई दिक्कत आपको? ये कल करवा देंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।